इस टैट को लेकर अपने दिमाग में प्रेशर मत आने दीजिए, क्योंकि जिस दिमाग में प्रेशर आ गया, जिस ब्रेन में प्रेशर आ गया, फिर वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो प्रेशर मत आने दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो जजमेंट है, कहने को तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन जो हमारी विचारधारा है, जो हम मानते हैं कि साइकोलॉजी पे आधारित नहीं है, इसलिए ऊपर की बेंच में ये निर्णय खारिज हो जाएगा। सर, अभी टीचर्स को लेकर और साइकोलॉजी को लेकर कहीं ना कहीं हम कुछ फैक्ट्स की बात भी कर रहे थे, कुछ ऑथर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने जो साइकोलॉजी को लेकर कुछ चीजें बताई हैं। आखिर कौन वो ऑथर है और क्या कुछ फैक्ट्स जो है वो आप लोगों के आगे जो है पेश करना चाहेंगे? देखिए, कुछ फैक्ट्स मैंने सर्च किए कि व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उस साइकोलॉजी के ऊपर किया कि कब उसको गुस्सा आता है, कब उसको प्यार आता है, कब वो कार्य करने के हालात में होता है, कब वो कार्य करने के हालात में नहीं होता। तो ये सारी व्यक्ति की साइकोलॉजी होती है और ये बहुत बड़ा शोध होता है, और उस शोध के बाद जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो किताबों में लिखा जाता है। तो सारे नियम कानून कायदे उसी शोध के आधार पर ही बनाए जाते हैं। यदि उस शोध से अलग हटके बना दिया जाए, यदि आदमी की साइकोलॉजी से अलग हटके कुछ भी नियम बना दिए जाए, तो उनका पालन करना संभव नहीं हो पाता। तो मैं दो तीन तीन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी में, अलग अलग शोधों में ये पाया, मैं उनके नाम भी बताना चाहूंगा आपसे, कि स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक हुए जीन पियाजे, उन्होंने अपनी शोध में ये पाया, और ये काफी पॉपुलर साइंटिस्ट है, ये कोई ऐसे नहीं है बहुत लो तबके, बहुत इनकी थ्योरी बहुत प्रसिद्ध हुई है, और यहाँ तक भी जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति की शैक्षणिक सीखने की क्षमता कम होती जाती है। उन्होंने शिक्षा की बात कही, खासतौर पर किताबों को पढ़ने की शिक्षा की बात कही, लर्निंग की बात नहीं की। लर्निंग तो करता रहता है, क्योंकि जो चीजें समाज से सीखनी होती है वो सीखता रहता है, रोजाना घटनाओं से सीखनी होती है वो सीखता रहता है व्यक्ति। शैक्षणिक जो सीखने की क्षमता होती है वो कम होती है धीरे धीरे उम्र के साथ साथ। तो जो व्यक्ति 50 साल की एज में काम कर रहा है, उसकी शैक्षणिक सीखने की क्षमता कम हो चुकी है। ये बात कोर्ट को भी, ये बात सरकार को भी समझ लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए, लॉ ऑफ अफेक्ट के जनक माने जाते हैं। उनका नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड ने ये कहा अपनी किताब एडल्ट लर्निंग में कि उम्र बढ़ते बढ़ते सीखने की क्षमता, सेम बात है, उम्र बढ़ते बढ़ते सीखने की क्षमता कम होती जाती है। तो यही एक ही लाइन पर कई विद्वानों ने, कई साइकोलॉजिस्ट ने कोट किया हुआ है, तो अंडरलाइन की हुई है ये चीजें, और ये चीजें माननी ही पड़ेगी, ये साइंटिफिकली ट्रूथ है, ये वैज्ञानिक रूप से पूर्ण रूप से सत्य है। अमेरिका के एक महान मनोवैज्ञानिक पैदा हुए, साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए, विलियम जेम्स। उन्होंने अपनी जो थ्योरी है, अपनी जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें लिखा है कि बाल अवस्था में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, युवा अवस्था में थोड़ी कम होती है, वृद्धावस्था में सबसे कम होती है, और यदि और भी वृद्ध हो जाते हैं तो वहां सीखने की क्षमता ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा है और अपने किताब में कहा है। ये किताबों में जो लिखा हुआ वो सर्वमान्य सत्य है, जिस पर पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया काम करती है, और जिन पर पीएचडी के स्टूडेंट शोध कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। ये उस तरह के वैज्ञानिकों को मैंने आपको नाम बताया, मनोवैज्ञानिकों को। तो जब मनोवैज्ञानिक इस तरह की बात मान रहे होते हैं कि उस हालत में टीचर्स या कोई भी व्यक्ति सीख नहीं सकता है। यदि मैं बात करूं डॉक्टर्स की, अगर आज की डेट में 50 साल के किसी डॉक्टर से, 45 साल के किसी डॉक्टर से ये बोल दिया जाए कि आप नीट पास करके आइए, क्या संभव है कि वो नीट पास कर लेगा? अगर 50 साल के, 45 साल के किसी वकील से, किसी जज से ये बोल दिया जाए कि आप क्लैट पास करके आइए, तो क्या संभव है पास कर लेगा? नहीं संभव है। किसी भी व्यक्ति से 45 से 50 साल की उम्र में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, या जो व्यक्ति कोई दूसरे कार्य में लिप्त है,
ऐसे हालात में उसको कह दिया जाता है, अब जैसे मान लीजिए मुझे ही बोल दिया जाता है कि आप जो है एमए आपने उस वक्त कर ली थी जब सिलेबस बहुत थोड़ा हुआ करता था, जब डिस्कवर बहुत कम हुआ था। अब बहुत सारी चीजें नई आ चुकी है, तो आप दोबारा से एमए की डिग्री लीजिए, तब आपकी मानी जाएगी। सेम ही बात हो गई ना, क्योंकि उस वक्त जब मैंने एमए की थी तो वो आज की एमए की डिग्री के बराबर नहीं है। व्यवहारिक रूप से तो बराबर नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से बराबर है। यदि मुझे वापस से दोबारा बोल दिया जाएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि मेरी सीखने की क्षमता कम हो चुकी है। ऐसी हालत में प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना रहा हो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही सक्षम क्यों ना रहा हो, चाहे वो व्यक्ति मानसिक रूप से कितना ही फिट क्यों नहीं रहा हो, उसके सीखने की क्षमता में कमी आएगी ही आएगी। ये व्यक्ति की साइकोलॉजी कहती है, ये साइंस कहता है, हम नहीं कहते। तो ऐसे हालात में यदि टीचर्स को टेट पास करने के लिए बोल दिया जाए तो निश्चित रूप से प्रेशर आएगा, निश्चित रूप से विरोध होगा, और निश्चित रूप से व्यक्ति ऊपर की अदालतों में जाएगा भी और सरकार को भी कहेगा कि ये संभव नहीं है, इस नियम को आप बदलिए, और जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहने दीजिए, आप हमें ही ट्रेनिंग करा दीजिए, हम ट्रेनिंग करके और जो जो अपडेट आए उनको सीख लेंगे। जी सर, बिल्कुल जिस तरीके की बातें आपने कही कि कहीं न कहीं समाज का भी प्रेशर रहता है और शिक्षकों के दिमाग पर कहीं न कहीं असर पड़ता है। सर, जिस तरीके से जो शिक्षक है, वो ही गुरु है, वो ही बच्चों को शिक्षा दे रहा है और आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसके अगर दिमाग पर असर पड़ेगा, तो वो ही असर जब पढ़ाएगा वो शिक्षक, तो कहीं न कहीं वो बच्चों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अब इस पे ये मुद्दा भी गरमाता जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, हमारे यहाँ गुरु परंपरा शिष्य रही है। टीचर्स का एक सम्मान होता है, समाज में टीचर्स का एक अपना सम्मान होता है, एक अपना महत्व होता है। यदि आप उसकी शैक्षिक योग्यता पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसी हालत में टीचर्स का सम्मान का क्या रहेगा, गुरु परंपरा शिष्य का क्या रहेगा। जो व्यक्ति, जो बच्चा किसी टीचर से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यदि उसके मन में ही ये बात हो जाओ, डाल दी जाए कि जिससे तो शिक्षा ग्रहण करना ये योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये योग्य नहीं है, तो ऐसी हालत में उस बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती है, उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी को बीच में हमने कहीं नहीं डाला, ना उस पर काम किया। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहता है कि सबसे पहले उसको विश्वास दिलाना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से तू पढ़ रहा है, जिस व्यक्ति की बात तू मान रहा है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित है, पूर्ण रूप से तुझे पढ़ाने की योग्य है, और पूर्ण रूप से जो बात वो तुझे बता रहा है, जो बात वो तुझे समझा रहा है, वो फैक्ट पर आधारित है, वो सच्चाई पर आधारित है। आप बहुत सारी बार चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि टीचर्स ने बोल दिया कि बेटा फला फला चीज अच्छी होती है, ये करनी चाहिए, और यदि घर में कोई व्यक्ति बोल देता है कि नहीं बेटा ऐसे मत किया करो, तो ये कहेगा नहीं, टीचर्स ने बोला था ऐसा करने के लिए, इसलिए ये चीज आप गलत कर रहे हो, टीचर सही है। तो वो टीचर की बात को सच मानता है। क्यों सच मानता है? कि उसको ऐसा विश्वास दिला दिया गया है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, जब उसको विश्वास दिला दिया जाता है तो पूर्ण रूप से उसी पर काम करता है, उसी की बात को सच मानता है। तो आज तक वो अपने टीचर की बात को सच मानता है क्योंकि उसे विश्वास था। आज उसी की शैक्षिक योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बच्चे का विश्वास कम हो जाएगा, तो उसकी साइकोलॉजी ऐसे करेगी कि ये टीचर तो तुझे पढ़ाने योग्य है नहीं। अगर तुझे इससे पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है तो ये पढ़ाने योग्य नहीं है, बस तो वो बेमन से पढ़ेगा, और यदि वो बेमन से पढ़ेगा तो क्या वो शिक्षित हो पाएगा? क्या जिस कार्य के लिए उस स्कूल में उसको भेजा गया है वो कार्य वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमने अभी तक चाइल्ड साइकोलॉजी पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस बात का जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सलाह तक नहीं ली गई इस जजमेंट में। तो जजमेंट जब आता है तो वो पूर्ण रूप से एक समाज को प्रभावित करता है, पूर्ण रूप से एक समाज की सोच को बदलता है। तो ऐसी हालात में वो समाज किस दिशा में जाएगा? जब आप उसकी सोच बदल देंगे तो वो सही दिशा में जाएगा कि गलत दिशा में जाएगा? यदि वो गलत दिशा में जाएगा तो ऐसा जजमेंट का फायदा क्या होगा? एक समाज की आप सोच बदल रहे हो टीचर को लेकर। बिल्कुल सर।
सर एक आखिरी संदेश जो आप लोगों को देना चाहेंगे, जो टीचर्स जो हैं परेशान हैं टेट को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से? टीचर्स को मेरा ये संदेश रहेगा कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस टेट को लेकर अपने दिमाग में प्रेशर मत आने दीजिए, क्योंकि जिस दिमाग में प्रेशर आ गया, जिस ब्रेन में प्रेशर आ गया, फिर वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। तो प्रेशर मत आने दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो जजमेंट है, कहने को तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपने आप में बहुत मायने रखता है, लेकिन जो हमारी विचारधारा है, जो हम मानते हैं कि साइकोलॉजी पे आधारित नहीं है, इसलिए ऊपर की बेंच में यह निर्णय खारिज हो जाएगा। तो ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाया, या सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन लोगों ने रखना चाहिए था वो रख नहीं पाए। हो सकता है वो नहीं रख पाए उस तरीके से। अब यदि हम पार्टी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी राय नहीं सुनी पहले, ना हमें पार्टी बनाया इस डिसीजन में, यदि सुप्रीम कोर्ट समय रहते हुए हमें भी पार्टी बनाता, टीचर रिप्रेजेंटेटिव लेता इस डिसीजन में, तो निश्चित रूप से डिसीजन कुछ और होता। कुछ साइकोलॉजी के लोग होते तो निश्चित रूप से डिसीजन कुछ और होता। कुछ डॉक्टर्स होते, कुछ मनोवैज्ञानिक होते, तो निश्चित रूप से कुछ और होता। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पटल पे सच्चाई रखनी चाहिए थी, साइकोलॉजी के फैक्ट्स रखने चाहिए थे, शैक्षिक योग्यता के फैक्ट्स रखने चाहिए थे, और कुछ सोशियोलॉजी के पार्ट यानी कि समाज शास्त्र के भी पार्ट रखने चाहिए थे, वो सारे के सारी चीजें शायद जो जिन लोगों ने केस फाइल किया वो रख नहीं पाए, तो उससे ये डिसीजन हुआ। अब हम पार्टी बनेंगे तो निश्चित रूप से अब हम जो चीज पटल पे रखेंगे उसके आधार पर निर्णय में बदलाव होगा। तो कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ना बच्चों को ही, ना टीचर्स को ही, और ना पेरेंट्स को ही। ये निर्णय निश्चित रूप से बदलने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशपाल यादव जी, जिन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर खुलकर बात की और साथ ही टीचर्स को भी बताया कि इस विषय को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर फैसला बदलेगा और फैसला टीचर्स के हित में आएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।